कल की क्लास में हमने अकाउंटिंग का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे और दो कॉन्सेप्ट हमने कल स्टडी किए थे। आज तीसरे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, फिर उन दोनों को रिपीट करेंगे। देखो, कॉन्सेप्ट नंबर जो थर्ड है, इसको बोला गया दोहरा लेखा। इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। इसको बोलते हैं ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल एस्पेक्ट, ये जो दोहरा लेखा है इसको द्विपहलू भी बोलते हैं, इसको द्विपक्ष भी बोलते हैं। मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि इस बात को समझे कि आपके सिलेबस में नहीं है, हो सकता है आ भी जाए आगे सिलेबस के अंदर। एक होता है इकहरा लेखा, जिसको हम बोलते हैं अपूर्ण लेखा। इसको हम बोलते हैं बेसिकली सिंगल एंट्री। ये डबल एंट्री सिस्टम है, ये सिंगल एंट्री सिस्टम है। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग। इसको बहुत अच्छा समझना है तो इसको थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लो कि ये क्या है। देखो, जो बिजनेस व्यापार की हम जब बात करते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस होते हैं, यानी जो व्यापार संगठित होते हैं, वो हमेशा ये अपनाते हैं। जो व्यापार असंगठित होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड, वो अपनाते हैं। यहां बिजनेस की और ऑनर की दोनों की बुक्स सेपरेट अलग अलग होती है। यहां सेपरेट, यहां क्या होती है, मिक्स होती है। यहां अकाउंटिंग का साउंड नॉलेज होता है, यहां उसको साउंड नॉलेज नहीं होता। यहां पर पर्सनल, रियल, नॉमिनल सारे अकाउंट ओपन होते हैं, वहां सारे अकाउंट ओपन नहीं होते। यहां ट्रायल बैलेंस बनती है, वहां ट्रायल बैलेंस नहीं बनती। यहां बैलेंस शीट बनती है, वहां बैलेंस शीट नहीं बनती। मतलब ये जो है, ये बेसिकली असंगठित व्यापार के लिए है। असंगठित व्यापार का मतलब सोल प्रोप्राइटर, एकाकी व्यापार, जहां पर व्यापार का फॉर्मेट छोटा सा होता है, स्वामी को नॉलेज नहीं होता, न वो उसके पास ऐसी स्थिति है कि वो अकाउंटेंट रख पाए, और ना ही उसके पास में इतने ट्रांजैक्शन होते हैं, ना सरकार के वो कर के दायरे में आता है। ये जो है, ये हम नहीं पढ़ रहे, हमारे सिलेबस में ये भाग है, लेकिन फिर भी समझना चाहिए ये साइंटिफिक है, ये वैज्ञानिक पद्धति है, वो अवैज्ञानिक है। ये ऑर्गेनाइज है, वो अनऑर्गेनाइज है। ये व्यवस्थित है, वो अव्यवस्थित है। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करते, इसको एक्सेप्ट करते हैं। और ये जो दोहरा लेखा है, देखो दोहरा लेखा शब्द में कई चीजें आती है, उसकी बात अब दोहरा लेखा की तरफ करते हैं। दोहरा लेखा जो है वो किस बिजनेस के लिए है, वो है ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस के लिए, यानी जो व्यापार क्या है, संगठित व्यापार है। मैं ये नहीं कह रहा कि एकाकी व्यापार संगठित नहीं हो सकता, अगर वो होना चाहे वो हो सकता है, लेकिन जनरली ऑर्गेनाइज्ड व्यापार के लिए ही है ये। और ये जो है, ये साइंटिफिक सिस्टम है, यानी ये वैज्ञानिक पद्धति है, और इसको बोला गया फुल रिकॉर्डिंग सिस्टम। फुल रिकॉर्डिंग सिस्टम है ये, यानी इसको नाम दिया गया पूर्ण लेखा। उसको नाम दिया गया पूर्ण लेखा। ये वैज्ञानिक पद्धति है, वो अवैज्ञानिक पद्धति है। ये विश्वसनीय है, उसमें विश्वसनीयता नहीं है। इसमें फ्रॉड करोगे पकड़ में आ जाएगा, इसमें ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा पकड़ में आ जाएगा, वहां ट्रायल बैलेंस बनता ही नहीं है, आप पकड़ ही नहीं सकते। उनमें लूज पोल्स हो सकते हैं बहुत सारे, इसमें लूज पोल्स अगर होगा तो पकड़ आ जाएगा। ये जो सिस्टम है जिसको हमने बोला दोहरा लेखा, उससे पहले आप समझ लो एक टर्म होता है अकाउंटिंग में, डेबिट
और एक टर्म होता है क्रेडिट। ये टर्म डेबिट और क्रेडिट तो डेवलप हो गए थे 12th सेंचुरी में ही, 12वीं शताब्दी में ही डेवलप हो गया था शब्द डेबिट और क्रेडिट तो। लेकिन जिसकी बात हम कर रहे हैं वो है डबल एंट्री सिस्टम। ये 15th सेंचुरी में डेवलप हुआ। टर्म डेबिट और क्रेडिट डेवलप हो गया था 12th सेंचुरी में, लेकिन जो डबल एंट्री सिस्टम जिसको हम बोलते हैं ड्यूल एस्पेक्ट, वो डेवलप हुआ था 15th सेंचुरी में। और वो जो डेवलप हुआ था उसका ओरिजिन कंट्री था इटली, यानी ये इटली देश की देन है। और इसके जो फाउंडर थे वो थे लुकास पेसियोली, इसके फाउंडर थे, इसके जनक थे। लेकिन इस शब्द को ध्यान से देखना, ये जो इससे मैं आपको 5 क्वेश्चन बना के बताता हूं। आधुनिक लेखा मतलब मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम वो यही है, इसी को आज की तारीख में मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो अगर कोई आपको ये बोलता है दोहरा लेखा के जनक कौन है, वो लुकास पेसियोली है। लेकिन अगर कोई आपको बोले आधुनिक लेखा के जनक कौन है, वो यही है। अगर कोई आपको पूछे वैज्ञानिक लेखा के जनक कौन है, वो यही है। कोई आपको पूछे व्यापारिक लेखा प्रणाली कौन सी है, दोहरा लेखा है, वो उसको मान्य नहीं माना गया। तो उसका मतलब केवल आप ये मत समझो कि दोहरा लेखा का विकास 15वीं शताब्दी में हुआ, दोहरा लेखा के जनक लुकास पेसियोली है, दोहरा लेखा इटली देश की देन है। इस क्वेश्चन को रिप्लेस कर सकता है, आधुनिक लेखा के जनक कौन है, आधुनिक लेखा किस शताब्दी में विकसित हुआ, आधुनिक लेखा किस देश की देन है, वैज्ञानिक लेखा के जनक कौन है, वैज्ञानिक लेखा किस शताब्दी में विकसित हुआ, वैज्ञानिक लेखा जो है उसके प्रवर्तक कौन है, व्यापारिक लेखा के जनक कौन है। ये सब यही है, ये इसी की बात चल रही है। जिसको आप बोलते हो अपूर्ण लेखा, जिसको आप बोलते हो इकहरा लेखा, वो अवैज्ञानिक है, वो अव्यवस्थित है, वो असंगठित व्यापार के लिए है। तो दोनों में फर्क जब पता होता है तो चीजों को समझ पाते हैं। अब ध्यान से सुनो, इस दोहरा लेखा की वजह से एक काम हुआ, इक्वालिटी आई। इक्वालिटी का मतलब उन्होंने कहा जितने का डेबिट होगा उतने का क्रेडिट होगा। अगर 100 रुपए का डेबिट करोगे तो 100 रुपए का क्रेडिट भी होगा। दोहरा लेखा है ही यही, समान डेबिट और समान क्रेडिट। इसीलिए आपकी ट्रायल बैलेंस टैली करती है, क्योंकि आप ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट समान करते हैं। अगर आपसे कोई ये भी पूछे कि ट्रायल बैलेंस टैली होता है किस कॉन्सेप्ट की वजह से, तो वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का बेस क्या है, इक्वल डेबिट और इक्वल क्रेडिट, और इक्वल डेबिट और इक्वल क्रेडिट की वजह से ही आपका ट्रायल बैलेंस क्या होता है, टैली। ये इक्वल डेबिट और इक्वल क्रेडिट की वजह से अकाउंट्स में एक बनी इक्वेशन, इक्वेशन को हम बोलते हैं समीकरण। वो समीकरण क्या बनी, समीकरण बनी कि आपकी लायबिलिटी और आपकी कैपिटल, इन दोनों का योग आपकी एसेट के बराबर होगा। यानी आपके दायित्व और आपकी पूंजी, इन दोनों का योग आपकी संपत्ति के बराबर होगा। पर इस बात को समझें, इस बात को अच्छी तरह समझे। मैं थोड़ा सा यहां बोल रहा हूं, ये सेंटेंस क्या इक्वेशन को सही बता रहा है? बिल्कुल साहब सही बता रहा है। अगर लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट है, तो क्या ये सेंटेंस भी सही है कि एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल? ये भी तो सही है, ये भी तो उस इक्वेशन को ही बता रहा है कि एसेट में से लायबिलिटी हटा दो तो क्या आ जाएगी, कैपिटल। तो क्या ये सेंटेंस सही है, एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी? बिल्कुल ये भी सही है। तो ये ए है और ये बी है और ये सी है, और अगर मैं ये डी बोल दूं कि ऑल ऑफ द अबाव, तो अब मुझे बताओ, मैं सेंटेंस को 2 तरीके से बोलता हूं। पहला तरीका, लेखांकन की जो है मूल समीकरण क्या है, बेसिक इक्वेशन क्या है, तब आंसर होगा ए। बेसिक इक्वेशन तो यही रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होगी। अगर कोई बोलता है लेखांकन की मूल समीकरण क्या है, वो ये है, तब आंसर डी नहीं हो सकता आपका। लेकिन अगर आपको बोले कि लेखांकन समीकरण के लिए कौन सा कथन सत्य है, सारी सत्य है ये, कौन सा कथन सत्य है ये अलग बात है,
और ये कहता है कि इनमें से कौन सी लेखांकन की मूल समीकरण है, वो यही रहेगी। क्योंकि मूल ये नहीं है, ये तो उसका डेरिवेशन है, ये तो उसका डेरिवेशन है। मतलब मूल समीकरण तो वही है, उसी से बाकी सब चीजें डिराइव होती है। और ये जो किरदार है ना, ये तीनों किरदार, ये किरदार आते हैं एक जगह पर जिसका नाम है बैलेंस शीट। तो एक क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन ऐसा है जो अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस होता है, लेखांकन समीकरण पर कौन आधारित है, ट्रेडिंग, पी&एल, बैलेंस शीट या ऑल ऑफ द अबाउ। केवल बैलेंस शीट चलता है क्योंकि ये किरदार होते ही किसमें है, बैलेंस शीट में होते हैं। तो एक बात ये समझ में आई। देखो यहां मैं आपको बोलूं, दोहरा लेखा, आधुनिक लेखा, मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम, व्यापारिक लेखा, पूर्ण लेखा, वो दोहरा लेखा है, वो डबल एंट्री सिस्टम है। वो कभी 12th सेंचुरी में डेवलप नहीं हुआ था। 12th सेंचुरी में तो डेवलप हुआ था टर्म डेबिट और क्रेडिट, पर ये डेवलप हुआ था 15th सेंचुरी में। और 15th सेंचुरी में इसका जो कंट्री ओरिजिन था वो था इटली। इसके फाउंडर थे लुकास पेसियोली, और इसी की वजह से अकाउंटिंग में इक्वल डेबिट और इक्वल क्रेडिट हुआ। और इक्वल डेबिट और इक्वल क्रेडिट की वजह से ये इक्वेशन बना, और इस इक्वेशन की वजह से ये बैलेंस शीट चली। और इस इक्वल डेबिट और इस इक्वल क्रेडिट की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस क्या होता है, टैली। टैली होता ही नहीं अगर ये इक्वल डेबिट और इक्वल क्रेडिट नहीं होता तो। आगे बात समझ में? ठीक है सर, ये हमने जो बात कही छोटी सी, ये बात थी दोहरा लेखा के लिए। दोहरा लेखा मतलब पूर्ण लेखा, वैज्ञानिक लेखा और ऑर्गेनाइज बिजनेस की अकाउंटिंग का ये सिस्टम था। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के लिए। पॉइंट नंबर 4 आपको कहता है सुदीर्घ संस्थान। सुदीर्घ संस्थान को हम बोलते हैं चालू उद्यम। इसको हम ये भी बोलते हैं सतत संस्थान। इसका इंग्लिश में केवल एक ही नाम है जिसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न। देखो ये जो गोइंग कंसर्न है, ये बेसिकली जब अपन ये चैप्टर पूरा सीख जाएंगे तब हम डिफरेंशिएट करेंगे कि एजम्पशंस, मान्यताएं क्या होती है, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होती है, कन्वेंशंस क्या होती है, परंपराएं क्या होती है। पर पहले तो ये समझ ले कि ये है क्या, एजम्पशंस क्या है, ये मान्यता क्यों ली गई अकाउंटिंग के अंदर, गोइंग कंसर्न क्या कहना चाहता है अकाउंटिंग के अंदर। तो गोइंग कंसर्न ये कहता है कि जो भी बिजनेस चलाता है, जो भी बिजनेस करता है, जब वो बिजनेस शुरू करता है तो उसके मन में एक एजम्पशन होता है। वो एजम्पशन है ये वाला, और वो ये मानता है कि बिजनेस इन्फिनिट टाइम तक चलता रहेगा, मतलब अनवर्त रूप से चलता रहेगा। इसके नियर फ्यूचर में डिसॉल्व होने की कोई संभावना नहीं है, यानी ये अनंत समय तक चलेगा और हमें नहीं लगता कि ये निकट भविष्य में समाप्त होने वाला है। ये फीलिंग उनको लेकर चलनी पड़ती है। अगर ये फीलिंग नहीं लेके चले ना तो वो व्यापार नहीं चला सकते। पता है व्यापार में क्या है? व्यापार में बहुत समस्याएं हैं। व्यापार में उधार भी करना पड़ता है, व्यापार में पेशेंस भी रखना पड़ता है, व्यापार में आउटस्टैंडिंग भी रखना पड़ता है, प्रीपेड भी रखना पड़ता है, अक्रूड भी रखना पड़ता है, अनर्ड भी रखना पड़ता है, ग्राहक पे विश्वास भी करना पड़ता है, सप्लायर को विश्वास दिलाना भी पड़ता है। ये सब तब हो सकता है जब बाजार की फीलिंग और आपकी फीलिंग ये हो कि व्यापारी समझदार है, लंबे समय तक व्यापार करेगा, इसके साथ लेन देन करने में कोई दिक्कत नहीं है। सीधी सी बात है, उसके बिना व्यापार होगा भी नहीं। आप अपने लिए भी यही सोचते हो। ये जो देखो क्या है, ये जो हम बात करते हैं ना, ये तेरा मेरा फलाना ढिमका, ये सब बातें ठीक है। ये सब बातें तभी अच्छी लगती है जब आपको, आप अपने लिए बुलिश हो, आप अपने लिए सोचते हो मैं बहुत लंबे समय तक जीऊंगा।
ऐसा है कि जब किसी को ये दिखाई दे जाता है ना मेरा समय बहुत पास में है, वो सब चीजें छोड़ देता है, ये तेरा मेरा फलाना ढिमका, उसको दिख जाता है कि अब कुछ बचा नहीं है। तो ये शाश्वत सत्य है। तो ये बात ये है कि बहुत सारे व्यापार ऐसे हैं जो गोइंग कंसर्न नहीं होते। बहुत सारे व्यापार ऐसे हैं जो गोइंग कंसर्न नहीं होते। क्या मुझे आप ऐसा एक व्यापार बता सकते हो जो गोइंग कंसर्न नहीं होता, सुदीर्घ संस्थान नहीं होता, जिसमें गोइंग कंसर्न के फीचर्स नहीं होते? क्या ऐसा कोई मेरे को एक बिजनेस बता सकते हो जो गोइंग कंसर्न नहीं होता? नहीं, अनऑर्गेनाइज होना एक अलग बात है। जॉइंट वेंचर जो होता है वो कभी गोइंग कंसर्न नहीं होता। वो शॉर्ट टर्म का एक इवेंट का बिजनेस होता है। जैसे आप देखते हो दिवाली के सीजन में फायरवर्क्स पटाखों की दुकानें खुलती है, जॉइंट वेंचर है। दुकान किसी की, माल कोई लाया, सामान कोई लाया, प्रॉफिट तीनों बांटेंगे। काइट फेस्टिवल, पतंगों का सीजन होता है तब पतंगों की दुकानें लगती है। होली का होता है तब वो कलर्स की दुकानें लगती है। या कोई छोटा सा कोई आपने प्रोजेक्ट लगाया, 3 महीने में पूरा हो जाएगा, 4-5 लोगों ने मिलकर काम कर लिया, ये कोई गोइंग कंसर्न बिजनेस थोड़ी है। इसको कोई उधार नहीं देता, इसमें कोई विश्वास नहीं करता, मार्केट में इसकी कोई भी विद्यमानता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये है ही नहीं, लंबे व्यापार का दृष्टिकोण ही नहीं है। ठीक है सर। तो पहली बात ये आती है कि हाँ, तो पहली बात ये आती है कि सर गोइंग कंसर्न पे हमें क्या सीखना है? क्या इसी बेसिक लाइन से ही क्वेश्चन बन जाएगा क्या? बेसिक लाइन क्या है? तो शब्द होते हैं, एक होता है नीड और एक होता है इंटेंशन। ना तो आपको बिजनेस को डिसॉल्व करने की नीड है, ना ही आपकी कोई इंटेंशन है। यानी व्यापार इसी इंटेंशन से चलेगा कि व्यापार अनवर्थ रूप से चलेगा। ऐसे बोलते ना कभी कभी इलेक्शन के टाइम पर कि जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी का नाम रहेगा। वो यही कहना चाह रहे हैं कि वो आपका नाम अमर रहेगा, आप अनंत समय तक रहेंगे। संस्थान, ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार कभी भी समाप्त नहीं होता। आप किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, आप बिजनेस की बात कर रहे हो। धीरू भाई अंबानी साहब चले गए, आज भी रिलायंस है। मुकेश अंबानी साहब चले जाएंगे, फिर भी रिलायंस रहेगी। उनके बच्चे चले जाएंगे, फिर भी रिलायंस रहेगी। इंदिरा गांधी थी तब भी कांग्रेस थी, राहुल गांधी है तब भी कांग्रेस है, ये नहीं रहेंगे तो भी कांग्रेस रहेगी। जब वाजपेयी साहब थे तो मैं सुनता था लोगों से, लोग कहते थे बस ये अंतिम चरण है, इसके बाद बीजेपी नहीं है। अब आज देखो ऐसा नहीं है। संस्थान खत्म नहीं होते हैं, लोग किरदार बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, संभालने वाली सत्ताएं आएगी चली जाएगी। पहले एक समय, कुछ 1-2 साल पहले की बात है, अभी एक एग्जाम हुआ था जूनियर अकाउंटेंट। जब उसके एग्जाम की भर्ती आने की चर्चाएं चल रही थी तो लोग अलग अलग तरह के ट्वीट करते थे, साहब ये तो कैडर ही खत्म हो रहा है जूनियर अकाउंटेंट का, और ये तो अब तो भर्ती नहीं आएगी जूनियर अकाउंटेंट की। तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला कि नहीं कैडर खत्म हो रहा है? अरे सरकार में रेवेन्यू में एक एक जगह पर उस पोस्ट को खत्म किया तो क्या वो सरकार इतनी सी है? अरे हजारों उपक्रम है, ऐसा हो सकता है। डॉक्टर मिलेगा हॉस्पिटल में, साइंटिफिक जगह पे इंजीनियर मिलेगा, अकाउंटेंट सारा सब जगह पे मिलेगा। ऐसी कोई जगह बता दो जहां अकाउंटेंट नहीं है, कहीं चले जाओ, ऐसे हो ही नहीं सकता। वो सब गोइंग कंसर्न पोस्ट है, ये चलती रहेगी, कभी कैडर खत्म नहीं होते इनके। खैर, तो गोइंग कंसर्न के लिए कहा गया कि बिजनेस इन्फिनिट टाइम तक चलेगा, अनंत समय तक चलेगा, नियर फ्यूचर में डिसॉल्व नहीं होगा, ये इसकी भावना है। देखो दूसरी और बात है, आप कभी भी अपनी एक्टिविटीज में मटेरियल कर्टेनमेंट नहीं करोगे। एक्टिविटीज में मटेरियल कर्टेनमेंट अगर आप कर रहे हो तो गोइंग कंसर्न को डैमेज करोगे आप अपनी गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण रोक नहीं लगाओगे। सर इसका मतलब क्या होता है, मैं बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लो सोडानी स्वीट्स के यहाँ 5 शोरूम है, अब मान लो 2 ढंग से नहीं चल रहे तो उन्होंने दो को
रातों रात क्या कर दिया, बंद, लेकिन दूसरे नए एरिया में खोल दिया। तो मार्केट में क्या मैसेज आता है, ठीक है तो ढंग से नहीं चल रहे थे, नए एरिया में खोल दिया, अच्छी बात है, ये तो क्या खराब है, ये मार्केट में खराब मैसेज नहीं देता। लेकिन अगर 5 में से 2 बंद कर दिए हमेशा के लिए, तो मार्केट में क्या मैसेज आता है, कोई भरोसा नहीं है, कल हो सकता है रातों रात ही 3 भी बंद कर दे, तो सप्लायर जो माल उधार देते हैं वो अपना हाथ खींच लेंगे, खींचेंगे, कायदे की बात है। उसके साथ कोई व्यापार नहीं करना चाहता जो गोइंग कंसर्न नहीं है। शादी होती है, शादी से पहले लोग जन्म पत्री मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं, है? कि जिंदगी भर साथ रहे, झगड़ा करते रहे पर साथ रहे, झगड़ों से परेशान होकर छोड़ के भी नहीं जाए, ऐसा मजबूत कैंडिडेट चाहिए। सब यही सोचते हैं, सब सोचते हैं होता क्या है वो छोड़ो आप, प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या छोड़ो आप, लेकिन सब सोचते तो यही है कि हम ऐसे रहे। तो पहली बात ये बन के आई कि व्यापार अनंत समय तक चलेगा, नियर फ्यूचर में डिसॉल्व नहीं होगा। इसके इफेक्ट क्या होते हैं, पहला इफेक्ट सुनो, आउटस्टैंडिंग, आप आगे एंट्रियां सीखोगे, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न्ड, ये बैलेंस शीट में तभी आती है जब आप गोइंग कंसर्न हो। अगर आप गोइंग कंसर्न नहीं हो तो आपकी बैलेंस शीट में ही आती नहीं है। बैलेंस शीट में आया बकाया वेतन, क्यों दिखाया, आगे दे देंगे, अगले साल कर देंगे। किसी को प्रीपेड कर दिया, आगे एडजस्ट कर लेंगे, आगे आप जाओगे तभी तो एडजस्ट करोगे, अब आप आगे जाओगे नहीं तो एडजस्ट कैसे करोगे। हाँ, ये बात तो ठीक है। इसका मतलब बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग, बैलेंस शीट मैंने शब्द बोला है, बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और अनअर्न्ड किसकी वजह से जाता है, गोइंग कंसर्न। आप में से कितने लोग जयपुर से बाहर से हैं, लगभग बाहर से हैं। मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं, आपको बिजनेस की तो छोड़ो, आपको खुद का भी कभी गोइंग कंसर्न चेक करना हो ना, 2 ही दिन में चेक हो जाएगा। व्यापार में तो लंबे समय में चेक होता है। आपको 5-6 एग्जाम्पल देता हूं। पहला एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनना। महाजन जो होते हैं ना, महाजन जो बुक कीपिंग सिस्टम को रखते हैं, महाजनी लेखा, रेड कलर के कवर होते हैं, येलो कलर के कागज होते हैं, वो पता है क्या करते हैं, उनको वो ऐसे लिखते हैं जैसे अपन अकाउंट्स में लिखते हैं राम अकाउंट डेबिट, वो नहीं लिखते ऐसे, वो लिखते हैं श्री राम खाते नामे, क्या बोलते हैं, नामे, कितने रुपए, 100 रुपए। ये जो लाइन है ना, ये फिर ऊपर की तरफ मोड़ते हैं वो। कभी देखना अगर आपके घर में ऐसी स्थिति हो तो ये ऊपर की तरफ मोड़ते हैं। पता है ये ऊपर की तरफ क्यों मोड़ते हैं, क्योंकि ये होती है सत्तेड़ी। इसका मतलब होता है व्यापार आगे की तरफ बढ़े। इसका सिंबल का मतलब होता है कि व्यापार आगे की तरफ बढ़े, ये सिंबल होता है। आप घर में स्वास्तिक बनाते हो ना, ये चारों कोने काटते हैं ना, ये सिंबल होता है गोइंग कंसर्न का। किसी की दुकान होती है ना, उसका बेटा चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ ले, चाहे जेवियर में पढ़ ले, शाम को दुकान से घर आता है, अपने पिता को गलती से ये बोल देना कि वो मैं दुकान बंद करके आ गया, तो उसके पिताजी कहते क्या बोल रहा, दुकान बंद करके आ गया, ऐसे बोल दुकान बढ़ाकर आ गया, दुकान मंगल करके आ गया। सिंबल होते हैं ये, आपके घरों में भी आप देख सकते थे सिंबल। कैसे, घर में दादी थी ना, अभी वाली जनरेशन में कम है, पहले पुरानी औरतें जो होती थी ना, वो सिंदूर पता है कैसे लगाया करती थी, वो ऐसे हाथ से पकड़ती थी, ऐसे सिंदूर लगाती थी, हाथ पीछे तक जाता था, हाथ रोक नहीं सकते थे। वो गोइंग कंसर्न का क्या था, सिंबल था। आज मान लो मेरी वाइफ है, वो ऐसे 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 कुछ करती है स्क्रैच कार्ड की तरह, तो मैं उसको पूछता हूँ ये क्या है, कि ये आप नहीं समझोगे। मैं तो आपत्ति भी नहीं है मेरे को, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इस पे भी कोई मेरा विचार और कोई कमेंट नहीं है, लेकिन वो गोइंग कंसर्न का सिंबल हुआ करता था। आपके घर में दादाजी थे, कभी देखना वो तिलक निकालते थे ना किसी के अंगूठे से, चाहे हाथों में कंपन होता था, पर वो हाथ यूं जाता था। युद्ध में भेजते थे ना, वो हाथ यूं जाता था तिलक करते समय। अभी वाला जो यूं जाता है ना, यूं,
वो केवल लिफाफे की एंट्री है और कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कोई लेना देना नहीं है। लोगों ने सिंबल छोड़ दिए अपने, और सिंबल छोड़ दिए ना, तो ये सब तकलीफें तब से आनी शुरू हो गई व्यापार के अंदर। जिन इंग्लिश शोरूम के बाहर लिखा होता है ना ओपन क्लोज्ड, वो कभी भी क्लोज हो जाते हैं, कभी भी, क्योंकि सिंबल ही नहीं है उनके पास। आप अपने लिए, मैंने कहा आपको, आप एक दो दिन में ही चेक कर लो, गोइंग कंसर्न, ज्यादा जरूरत है ही नहीं। इस बार अगर मान लो 2 दिन के लिए छुट्टी करें, कभी घर पे जाओ, चेक कर लेना। आपको आपको क्या लगता है आपके घर वाले आपके लिए क्या सोचते हैं? वो आपके लिए सोचते हैं कि स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, खूब जिए, खूब मौज करे, वो आपके लिए यही सोचते हैं अंदरूनी रूप से। पर वो आपको जानते हैं ना, उनको ये सब पता है कि आप रात को कितने बजे तक तो ऑनलाइन रहते हो, आपको खाने में क्या पसंद है, आपकी ऐसी कौन सी हरकतें हैं जिनसे उनको ये पता चल जाता है पैसे मांगने वाला है। सब पता है उनको। सुबह सुबह आपकी माँ आपको भले ही ये पूछती है कि नाश्ते में क्या खाओगे, नहीं उसको रात की रोटी है, तो फिर भी पूछेगी कि नाश्ते में क्या खाना है, बनाना उनको वही है। पर आप एक बार आप तो चेक करके देख लेना ही। इस बार क्या है, 2 दिन के लिए छुट्टी पे जाओ ना, तो जहां रात को 12 बजे सोते हो ना, वहां 8 बजे सो जाना शाम को। अच्छी आदत है, कोई खराब थोड़ी जो आप पे कोई आपत्ति उठाएगा। और जहां सुबह घर पे रहते हो तो 9 बजे उठते हो, वहां सुबह 4 बजे उठ जाना और नहा धोकर और पूजा पाठ शुरू कर देना। आपको देख सब रहे हैं लेकिन बोल कोई भी कुछ नहीं रहा है, इसमें बोलेगा क्या? अच्छी बात है, जीवन में कोई संकल्प लेता है अच्छे काम करने के लिए तो बढ़िया है। आप सुबह डाइनिंग टेबल पे बैठे, आपको नाश्ते के लिए पूछा, तो आपने कहा जो भी कुछ है दे दो। आपके पिताजी जब आप वापस आओगे तो आपको पूछेंगे वो पैसे वैसे कितने, उन्होंने आपसे पूछा पैसे कितने चाहिए, आप एक बार उनको ये बोलना क्या करना है पैसे का, सब यही रह जाएगा। ये बोल के देख लेना एक बार, ये सब यही रह जाएगा। वो वापस पैसे अंदर रख लिए, नाश्ता हो गया, आपको वापस आना है जयपुर। फिर आप एक काम करना, जब घर से निकलो ना, तो एक काम और करना, आपसे घर में जितने बड़े हैं ना, जितने भी बड़े हैं उन सबके एक बार पैर छू लेना, उनके गले लग लेना और उनको बोलना मेरे से कोई गलती हो तो माफ कर देना। फिर घर से निकल के दिखा देना मेरे को। आपको अगर कोई निकलने दे तो गारंटी है, अगर कोई निकलने दे, जैसे ही आप ये सेंटेंस बोलोगे तो आपको पता क्या बोलेंगे, बैक साइड में रख, यहाँ बैठ, ये कल से तेरे नाटक देख रहे हैं। आपके अच्छे कामों को नाटक बोल दिया उन्होंने, कल से ही नाटक देख रहे हैं। क्या समस्या क्या है? समस्या पता है क्या है? आपके घर में जितने भी लोग हैं ना, वो सब अलग अलग तरह के लोग हैं। हो सकता है आपके घर में आपकी मदर हो ना, तो वो आपके फादर को बुला के ये भी बोल सकती है, जब ये कंपटीशन एग्जाम देना ही नहीं चाहता तो क्यों इसको जोर जबरदस्ती करते हो। हो सकता है आपके घर में दादा दादी हो, तो वो आपके फादर को ये भी बोल सकते हैं कि तू पढ़ा था क्या, तो तेरा काम नहीं चल रहा है क्या, तो कोई जरूर थोड़ी पढ़ना, वो ये भी बोल सकते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं शादी कर दो इसकी। लेकिन जो आपके बराबर के, आपके हम उम्र है, आपके सिबलिंग है, जो आपको ज्यादा समझते हैं, वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कोई समस्या तो नहीं है, कोई समस्या है तो बता उसको और समस्याओं को खत्म करें। क्योंकि वो पता है सब क्या सोच रहे हैं, ये ट्रेन के नीचे आएगा, ये मरेगा ही, क्योंकि आपके सेंटेंसेस से उनको ये लग रहा है कि वो ये करेगा। आपने कहा नहीं नहीं, आपने ऐसा कैसे सोचा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ऐसा तो मैं क्या, जब जयपुर में रहता हूँ, मैं जिन पीजी में रहता हूँ, वहां पे संस्कार चैनल चलता है, और वहां उसमें मैंने सुना था कि अपने से बड़ों के पैर छूने से पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो इसलिए मैंने सबके पैर छुए थे। तो अगला सेंटेंस आएगा, वो बैग उठा, रवाना हो जा यहाँ से। आपने रवाना होते वक्त कहा, वो पैसे दे रहे थे ना आप थोड़े, वो अब उनको पता चल गया कि कहीं नहीं मरेगा, ये ऐसे ही आएगा, ऐसे ही खाएगा और ऐसे ही पैसे लेगा। उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है, बस वो आपको पता है क्या देखना चाहते हैं, वो आपको ये देखना चाहते हैं। अगर ये नहीं हो ना, आपको क्या लगता है, बड़ी बड़ी चीजें, व्यापार छोड़ो आप, बड़ी बड़ी चीजें मिल जाती है। मैंने कई ऐसे देखे हैं जिनके बाप बेटे में झगड़ा, लेकिन बेटे को पता चला कि फादर के कैंसर है, स्वभाव बदल गया,
चीजें बदल गई और फिर उनका ऑपरेशन करवाया, पिताजी बिल्कुल ठीक, वापस स्वभाव बदल गया। स्वभाव बदल जाता है आदमी का, आदमी को लगता है ये रहेगा ही नहीं, तो फिर ये झंझट का क्या मतलब है। ये व्यापार में भी होता है। तो पहली बात, गोइंग कंसर्न के लिए सबसे पहले एक चीज याद रहनी चाहिए, व्यापार अनंत समय तक रहेगा, इन्फिनिट टाइम तक रहेगा, नियर फ्यूचर में डिसॉल्व नहीं होगा। बैलेंस शीट में क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और अनअर्न्ड। तीसरी बात, ये आप आगे के चैप्टरों में भी सीखोगे, लोग अपनी एसेट के टुकड़े करते हैं, ये मेरी फिक्स एसेट, ये मेरी करंट एसेट। लोग अपनी लाइबिलिटी के टुकड़े करते हैं, ये मेरी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ये मेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लोग अपने खर्चे के टुकड़े करते हैं, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि उनको लंबे समय तक रहना है, तभी वो ये टुकड़े करते हैं। तो ये कैटेगरी जो लोग बांटते हैं, फिक्स, करंट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कैपिटल, रेवेन्यू, ये टुकड़े वही करते हैं जिनको क्या रहना होता है, लंबे समय तक रहना होता है व्यापार में। इसका लास्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर जब भी आप बिजनेस में फिक्स्ड एसेट खरीदते हो, आप उसको अपनी बैलेंस शीट में दिखाओ उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर। जैसे कोई आपने एसेट खरीदी 5 लाख में, तो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है, 5 लाख। बैलेंस शीट में कितने में दिखाओ, 5 लाख। इसको कभी बाजार मूल्य में मत दिखाओ, बाजार मूल्य तो ऊपर नीचे होता रहता है। इसको हमेशा किस में दिखाओ, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर। तो याद रखना, बैलेंस शीट में फिक्स एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाना कौन सिखाता है, गोइंग कंसर्न। बाजार मूल्य में क्यों नहीं दिखाते, कोई बेचनी थोड़ी है, बेचने के लिए तो माल है। लेकिन याद रखना, अगर कोई बिजनेस नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, डिसॉल्व, खत्म होने वाला है, वो कभी भी अपनी बैलेंस शीट में फिक्स एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं दिखाएगा, वो बाजार मूल्य में दिखाएगा उसको। क्योंकि वो उसके तकादे करने वाले लोग उसके चक्कर लगा रहे हैं, कितने मिल जाएंगे इसके, कितने मिल जाएंगे इसके, कितने मिल जाएंगे। ये होता है। हमेशा लोगों को क्या चाहिए, पॉपुलर क्वेश्चन चाहिए, और सारी किताबों में क्वेश्चन बन जाते हैं पॉपुलर क्वेश्चन में कि कौन सा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस इनफिनिट टाइम तक चलेगा, तो लोग जवाब टिक लगाते हैं। उसके बाद बस इतना ही कॉन्सेप्ट आता है। अरे उसके बाद वो कभी ये पूछे कि बैलेंस शीट में फिक्स एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाना किसका परिणाम है, अगर वो ये कहे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को बैलेंस शीट में दिखाना, अगर वो ये कहे कि अपनी लायबिलिटी को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड करना, ये सब इसी की देन है। अगर ये नहीं होता तो ये सारे काम नहीं होते। कल हमने 2 कॉन्सेप्ट किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। कॉन्सेप्ट नंबर पहला था जो हमने कल किया था, सेपरेट एंटिटी, पृथक अस्तित्व। सेपरेट एंटिटी में मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई व्यापार करता है, ऑर्गेनाइज व्यापार होता है, तो उसको कहा जाता है सेपरेट एंटिटी। का मतलब बिजनेस की बुक्स अलग बनाओ और ऑनर की बुक्स अलग बनाओ। स्वामी की अलग बुक्स होगी, व्यापार की अलग होगी। इसके ऑनर के एक्सपेंस इनकम अलग होंगे, बिजनेस के एक्सपेंस इनकम अलग होंगे। इसकी एसेट लायबिलिटी अलग होगी, इसकी एसेट लायबिलिटी अलग होगी। और बिजनेस को स्टार्ट कौन करता है, ऑनर। जब बिजनेस को शुरू करता है तो क्या लगाता है, कैपिटल। वो कैपिटल जो लगाता है उसको पता है बिजनेस क्या मानता है, बिजनेस अपनी लायबिलिटी मानता है, और अपनी बैलेंस शीट के किस साइड पे दिखाता है, लायबिलिटी साइड पर। और ऑनर को बिजनेस में मानता है क्रेडिटर, लेनदार। और ऑनर के खुद के पर्सनल एक्सपेंस को बिजनेस में नहीं लिखता, और अगर बिजनेस में लिख दिया तो बिजनेस उसको बोलेगा ड्राइंग। और ड्राइंग पे क्या चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हमने कल सीखा था जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट था। आज हमने 2 कॉन्सेप्ट पे बात कही, एक तो ड्यूल एस्पेक्ट और एक बात कही सुदीर्घ संस्थान। इनके जो शब्द है ना, उन शब्दों में बहुत वजन बहुत ज्यादा है। तो अगर वजन ज्यादा है तो आपका पहली आपकी जो ट्राई ये रहनी चाहिए कि आप जब शब्दों को पढ़े ना, तो आप उनको पढ़ते वक्त ऐसी कोई गलतियां ना करें कि आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आए।
कल हमने ये पृथक अस्तित्व की बात की थी। फिर हमने कल अभी आज की जो बात कही है, दोहरा लेखा द्विपक्ष द्विपहलू। याद रखना एक बात हमेशा, दोहरा खाता अलग चीज होती है, डबल अकाउंट अलग चीज होती है, और दोहरा लेखा अलग चीज होती है। दोहरा लेखा बोल रहा हूं मैं, दोहरा खाता नहीं बोल रहा, वो अलग चीज होती है। ये देश जिसकी देन है वो क्या है? इटली। इसके फाउंडर ओरिजिन कौन है? लुकास बेसियोली। ये डेवलप कब हुआ? 15 सेंचुरी। इक्वल डेबिट और इक्वल क्रेडिट, इसी की क्या है? देन। इसी की वजह से अकाउंटिंग में क्या डेवलप हुई? अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट। और इस पर कौन बेस होता है? बैलेंस शीट। अब इसके साथ में ये बातें जो मैंने बोली, वो बातें मैं शीट में जानबूझ के नहीं लिखता, ताकि कम से कम पढ़ने वाले को भी वो चीज पता रहे। आधुनिक लेखा, व्यापारिक लेखा, पूर्ण लेखा, ये सब कौन है? दोहरा लेखा। आधुनिक लेखा के जनक कौन है? व्यापारिक लेखा के जनक कौन है? पूर्ण लेखा के जनक कौन है? वो जवाब यही मिलेगा। वो क्वेश्चन फॉर्मेट बदल सकता है अपना, लेकिन वो रहेगा वही। ये तो हमने कल रूढ़िवादिता कल की थी, एक बार उसकी चर्चा नहीं करके। और अभी जो पढ़ा है अपन ने, जो नाम है ये रहा, गोइंग कंसर्न, सुदीर्घ संस्थान, चालू उद्यम, सतत संस्थान, गोइंग कंसर्न। क्या कहता है? ये एजम्पशन है, ये एक मान्यता है। क्वेश्चन को घुमाने में टाइम नहीं लगता है। क्वेश्चन तो इतना, आप है ना, एक एक शब्द पर वजन रखा करें। आप एक एक शब्द पर वजन रखा करें, अगर आपको ग्रिप करनी है तो। यहां से क्वेश्चन बना के बता दूं, लेखांकन में सुदीर्घ संस्थान को माना जाता है। ऑप्शन ए एक अवधारणा, ऑप्शन बी एक मान्यता, ऑप्शन सी एक सिद्धांत। क्या माना जाता है? मान्यता। इतनी सी बात में से क्वेश्चन बना देगा। पढ़ते वक्त दिमाग चलना चाहिए औरतों की तरह। मेरा कभी झगड़ा होता है तो वाइफ 10 साल पुरानी बात बताती है, मेरे को याद ही नहीं रहता ऐसा कुछ हुआ था क्या, वो ऐसा हुआ था, उस समय ऐसा था, आपने ये बोला था। मेरे को कुछ याद नहीं रहता। याददाश्त ऐसी होनी चाहिए। और लेडीज के साथ जब भी झगड़ा करो, एविडेंस के साथ, वाउचर के साथ, हर चीज एकदम प्रॉपरली रिप्रेजेंट। आदमियों को पता ही नहीं होता कुछ भी, कुछ भी नहीं पता होता। इसलिए कह रहा हूं कि पढ़ना हमेशा लेडीज की तरह। वो क्या है कि सिस्टम का बहुत मजबूत होता है। तो शब्दों पे वजन रखना। क्या कहता है? बिजनेस, व्यापार बिना किसी रुकावट के चलेगा, चलता रहेगा, नियर फ्यूचर में डिसॉल्व नहीं होगा। देखो क्या कहा, इसी वजह से बैलेंस शीट में फिक्स सेट को किस पे दिखाते हैं? और इसी में क्वेश्चन बन गया, जो व्यापार बिजनेस में क्या होने वाले हैं? डिसॉल्व, वो किस पे दिखाते हैं? बाजार मूल्य। क्वेश्चन का सेंटेंस वहीं पे चेंज हो जाता है। चलो सर, इसी के कारण ये कैटेगरी बनी। एक्सपेंस को कैपिटल रेवेन्यू, एसेट को फिक्स करंट, लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ये टुकड़े इसी ने करवाए। बैलेंस शीट में आपको आउटस्टैंडिंग दिखाना है, प्रीपेड दिखाना है, अक्रूड दिखाना है, अनर्ड दिखाना है। ये सब केवल और केवल गोइंग कंसर्न की वजह से। यहां से क्वेश्चन बता दूं, बैलेंस शीट में बकाया मजदूरी को दिखाना किस कॉन्सेप्ट की देन है? गोइंग कंसर्न। अब ये यहां याद रहता है, लेकिन जब पूरी अकाउंटिंग पढ़ लेते हैं ना, तो फिर भूल जाते हैं। तो ये बस यही प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम दूर कर लो, आपकी अकाउंटिंग ठीक हो जाएगी। खैर, हमने दो कॉन्सेप्ट किए पहले, जिनमें एक था कंजर्वेटिज्म था, एक था सेपरेट एंटिटी। आज हमने दो किए, ड्यूल एस्पेक्ट किया और एक किया गोइंग कंसर्न किया। दो कॉन्सेप्ट पे फिर बात करता हूं।
ये डिस्क्लोजर के लिए मैंने लिखा है पूर्ण प्रगटीकरण। पूर्ण प्रगटीकरण का एक नाम होता है प्रदर्शन और एक नाम होता है अभिव्यक्ति, पर इंग्लिश में एक ही नाम होता है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब यह होता है कि आप जब भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, आपके अगर ऊपर जिम्मा है अकाउंटिंग करने का, आप जब भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप ईच एंड एवरी फैक्ट, सभी मौद्रिक तथ्य जो भी है उसका पूरा डिस्क्लोजर करोगे। चाहे वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये फैसला आपको नहीं करना है। आपको वो सारी बातें रिकॉर्ड करनी है जो बिजनेस की है, जो मॉनेटरी है। चाहे वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये फैसला आपको नहीं करना है। ये कहता है फुल डिस्क्लोजर। जितना फुल डिस्क्लोजर होगा उतना आपकी बुक्स, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने में दूसरे के लिए आसान बन जाएंगे, यूजर के लिए इजी टू अंडरस्टैंड बन जाएंगे वो आपके लिए। जैसे किसी को ये पता करना था कि साहब अमिताभ बच्चन की मदर का नाम क्या है, मान लो किसी को पता नहीं था, वो गूगल पे नाम डालेगा ना अमिताभ बच्चन, पूरा विकिपीडिया खुल जाएगा। कहां जन्म हुआ, अभी किन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कितनी बार फिल्म फेयर मिला, कौन भाई बहन है, कौन माँ बाप है, आज कितनी संपदा है, कितने मकान है, कितने बच्चे हैं, शादी किसके साथ हुई और उनके जीवन में रेखा का क्या महत्व है, मतलब सारा बताएगा। और इन मीडिया वालों के फुल डिस्क्लोजर की वजह से झगड़ा और होता है। कोई अवार्ड मिल रहा होता है ना अमिताभ बच्चन को, मैं कई बार देखता हूं, तो जैसे अमिताभ बच्चन का नाम अनाउंस हुआ, कैमरा रेखा के ऊपर ले जाते हैं और वो फिर कहते हैं जया बच्चन को गुस्सा आता है, तो आएगा ही ना, ऐसा फुल डिस्क्लोजर करोगे तो उसे गुस्सा आएगा। तो वैसे ही पूर्ण प्रकटीकरण कहता है सारी बातें बताओ, चाहे वो इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी बातें बताओ। अच्छा, पता है ये मैंने लिखा, आप तो खैर मैं हमेशा क्लास में एक बात बोलता हूं कि जब 2-3 सेंटेंस हमेशा जनरली बोलता हूं कि मेरे को पढ़ाना जो सिखाया वो स्टूडेंट ने ही सिखाया। मैं आई एम नॉट ए परफेक्ट टीचर। मैं साइंस बैकग्राउंड से था, फिर कॉमर्स में आया, तो मेरे को पढ़ाना बच्चों ने ही सिखाया, मैं वहीं से सीखा। उनका रोल बहुत ज्यादा था। और मेरी बहुत पहले की क्लास मुझे याद आती है। उस क्लास में जब मैंने ये सब्जेक्ट लिया तो मुझे लगा मैं इसको पढ़ाने के लिए जब मैं गया तो वो क्लास एमबीए की थी। अब एमबीए की स्ट्रीम में क्या होता था, सब लोग आते थे, आर्ट्स बैकग्राउंड है, साइंस है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर से भी आते थे। तो मेरी एक क्लास एक जगह हुई, तो क्लास के बाद बच्चों ने अप्रिशिएट भी किया कि सर बहुत बढ़िया आपकी क्लास थी, सब कुछ समझ में आ गया। ये एक बात समझ में नहीं आई, आपने बोर्ड पे लिखा है राम एसी और डॉक्टर, इसका मतलब क्या है? तो मैंने उसकी नजर से देखा तो मेरे को भी यही लगा, लग तो वैसे ही रहा है ये। तो मैंने कहा बेटा ये राम एसी और डॉक्टर नहीं है, ये अकाउंट्स में इसको बोलते हैं राम अकाउंट डेबिट। तो मैंने कहा रुक जा, कोई बात नहीं, मैं ये लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है बताना। इसका मतलब है राम को 100 रुपए का माल बेचा है। तो मैंने कहा बेटा इसका मतलब भी वही है। तो वो पता क्या बोलता, अगर आप पहले ही लिख देते ना तो मैं आपसे पूछता ही नहीं। देखो इतनी बड़ी बात है, इसका मतलब है आप भी पूछा करते थे अपने टीचर से, बार बार टाइम वेस्ट होता है ये एंट्री के साथ नरेशन लिखने में। ये भैया फुल डिस्क्लोजर है। जिन लोगों को अकाउंटिंग समझ में नहीं आती उनको इन एब्रीविएशन से समझ में आता है, इसके बिना तो अकाउंटिंग अधूरी है। बहुत जरूरी है फुल डिस्क्लोजर करना। अगर कोई कहता है फुल डिस्क्लोजर जरूरी नहीं है तो गलत कहता है। अकाउंटिंग को इजी टू अंडरस्टैंड बनाता है। ये एंड्रॉइड फोन है ना, एडवांस फीचर वाले गांव के ऐसे लोगों के पास में जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है पर अपने से बढ़िया ऑपरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इजी टू अंडरस्टैंड बना दिए सॉफ्टवेयर, सब काम इजीली होते हैं। तो इसका मतलब अकाउंट्स
में ये कॉन्सेप्ट में दो बातें ध्यान रखना। पहली बात, अकाउंटिंग एंट्रीज के साथ क्या देना चाहिए? नरेशन। किसकी वजह से? फुल डिस्क्लोजर। मेरे समय जब क्या था कि मार्कशीट आती थी ना स्कूल के अंदर, तो मेरे को मिला हुआ है, आप लोगों को पता नहीं, आपको सौभाग्य मिला है नहीं मिला, मेरे को ग्रेस मिलता था कुछ सब्जेक्ट के अंदर। समझ लो ग्रेस का मतलब? जैसे गणित सब्जेक्ट में क्या है कि 100 में से 33 नंबर आए, तो उसके बाद रिजल्ट आया पास, पर उस जहां पे 33 नंबर लिखे होते थे ना, वहां पे ऊपर स्टार मार्क लिखा होता था। ठीक है, अब अगर वो पूरी बातें नहीं लिखे और मेरे से कोई पूछे कि स्टार मार्क का मतलब क्या होता है, तो मैं उनको बोला विशेष योग्यता है ये, कम कोई मिलता है ये। तो मेरी इस बात से यूजर मिसगाइड हो सकता है। तो नीचे वो लिखते हैं उस स्टार का मतलब क्या होता है, नीचे लिखते हैं स्टार का मतलब सरकारी सहायता ना। तो ये होता है फुल डिस्क्लोजर, इसके बिना काम नहीं होता। जरूरी है फुल डिस्क्लोजर होना। अब आपको एक बात बताता हूं, आप बैलेंस शीट बनाते हो ना, बैलेंस शीट के साथ लिखा होता है एज ऑन 31 दिसंबर 2024। ये हमारी लाइबिलिटी है, ये हमारी एसेट है। बताते हो ना, सब बिजनेस बताते हैं, लेकिन कुछ बिजनेस इतने समझदार होते हैं कि बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट भी बनाते हैं और वहां पे अपनी कंटिंजेंट लाइबिलिटी, संदिग्ध दायित्व भी दिखाते हैं। मिसगाइड नहीं करते, हर चीज बताते हैं, यूजर को मिसगाइड नहीं करते। क्यों? वो कह रहे आज कोर्ट कचहरी का झगड़ा चल रहा है, कल कोई नतीजा आएगा, पता तो चलेगा ही चलेगा ना। पता कैसे नहीं चलेगा? ये अकाउंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन आते हैं। लेखांकन प्रविष्टि के साथ नरेशन देना किस कॉन्सेप्ट की वजह से होता है? और संदिग्ध दायित्व को चिट्ठे के नीचे फुटनोट में दिखाना किसकी वजह से होता है? फुल डिस्क्लोजर। वो इसकी वजह से होता है। अगर ये नहीं होता ना, मैं एक बार किसी हमारे परिवार में कोई विवाह प्रस्ताव के लिए कोई किसी ने लड़का देखा और साहब वो लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तो मेरे को बोला आप साथ चलोगे आप? मैंने कहा ठीक है। अब जब वो उससे मिलने गए ना, तो खैर लड़की वाला अपने हिसाब से सारी जानकारी जुटाता भी है। लड़के को पूछा, लड़का देखो कितना बढ़िया तरीके से बात कर रहा था। लड़के से बात की, कैसे हो, क्या करते हो? लड़के ने कहा देखो साहब, मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, लेकिन मेरे पिताजी की शॉप है, बिजनेस है, मेरे को अल्टीमेटली वही संभालना है। मैं कभी कभी आईपीएल के सट्टों का काम भी करता हूं, लेकिन वो मेरा बिजनेस नहीं है। जॉइंट फैमिली है, हमेशा जॉइंट ही रहेगी, और ये घर है, हम हमेशा यही रहेंगे। और कभी कभी ड्रिंक करता हूं, ओकेजनली में ड्रिंक नहीं करता हूं। और आप सुन के आए होंगे सैलरी जो भी मेरी, मैं इतना कमाता हूं, लेकिन मेरे फैमिली का इतना कर्जा है। अभी 3-4 साल हमारे क्रूशियल निकलेंगे। और एक सगाई पहले हुई थी, वो छूट गई थी, तो उसके पीछे रीजन ये था। तो लड़की का पिता सुनता है और उसके बाद में 5-7 मिनट बाद में मेरे को कहता है, अरे मैंने कहा साहब ऐसा लड़का ही नहीं मिलेगा आपको, ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। उसने वो सारी बातें बताई है आपको जो आपकी जानने के लिए क्या थी जरूरी। वो ये इसी इनिशियल स्टेज में बता रहा है कि कल को आपको कोई दूसरा मिसगाइड करे तो आपको पता नहीं चले। आप दूसरे को देखोगे ना, तो वो आपको कुछ बताएगा नहीं, वो सर्वगुण संपन्न होगा। उससे ये बढ़िया है, कम से कम ये डिस्क्लोज तो कर रहा है। हम अकाउंटिंग में इस डिस्क्लोजर को बहुत अच्छा मानते हैं। डिस्क्लोजर कर दिया ना, कोई गड़बड़ नहीं है। अब आपसे कोई गलती हो जाए, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है, कोई गलती हो जाती है गलती तो कन्फेस कर लो, उसमें क्या है, गलती हो गई, हो जाता है, उसमें क्या है। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई हमने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। मैं तो हमेशा क्लास में बोलता हूँ, कई बार कुछ स्टूडेंट ऐसे भी बोल देते हैं कि साहब ना किसी भी फेज के अंदर कि साहब इनका रिजल्ट बहुत अच्छा जाता है। मेरे पास रिजल्ट अच्छा जाएगा ही जाएगा, मेरे पास स्टूडेंट आता ही बढ़िया है। मेरे पास बी कैटेगरी का स्टूडेंट नहीं आता, मेरे पास वही स्टूडेंट आता है जो पढ़ना चाहता है।
अब वो आएगा और वो मेहनत करेगा तो सिलेक्ट होगा, वो कहीं भी चला जाए। आप यहाँ पर आए, आप कहीं भी चले जाओ, आप मेहनत कर लो, आप सिलेक्ट हो जाओगे। ये कोई थप्पा थोड़ी कि मेरे यहाँ से पढ़ोगे तो ही सिलेक्ट होगे। अगर कोई कहता है तो गलत कहता है। पढ़ने वाला ही पास होता है। जो कोई कहता है मैं कोचिंग नहीं करता और मैं डिसिप्लिन से पढ़ाई करता हूं, वो पास होगा, वो रुक ही नहीं सकता। कोचिंग केवल आपको एक दिशा दे सकती है, एक डिसिप्लिन ला सकती है, एक रेगुलरिटी ला सकती है, एक टाइम बाउंड कोर्स को एक टाइम बाउंड टाइम में कंप्लीट कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। बाकी आपका आपका खुद का टेम्परामेंट और आपका पढ़ने का तरीका ही आपको सेलेक्ट करवाता है। खैर, हमने फुल डिस्क्लोजर की बात की है, 3 कॉन्सेप्ट आज किए। इससे आगे फिर हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।